चलिए देखते हैं साइंस का आज सेट संख्या 17 डेली टेस्ट सीरीज जो चल रहा है कंसेप्ट थ्योरी और रिवीजन का। आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 कितना है सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तरंग की हमको क्या करना है, आवृत्ति ज्ञात करना है। तरंग की आवृत्ति क्या होगी, तो तरंग की आवृत्ति होता है n = 1/t। यहाँ पर t कितना दिया हुआ है, t = 0.4 सेकेंड दिया हुआ है। t कितना दिया है आपका, आवृत्ति को आंसर सूत्र किया था। आवृत्ति इक्वल क्या होता है, आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/t। t का मान कितना दिया है, t का मान कितना दिया है 1/0.4 दिया हुआ है, 0.04 दिया हुआ है, 0.04 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 0.04, तो ये हो गया आपका 0.04 1/0.04 तो यहाँ पर दशमलव के बाद ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बाई 4। इसका कितना हो जाएगा 25 हार्ट्ज आंसर हो जाएगा। क्योंकि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हार्ट्ज, तो इसमें आवृत्ति हो जाएगा कितना 25 हार्ट्ज, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। n = 1/t होता है, मतलब होता है आवृत्ति = 1/, समय अंतराल, जो समय अंतराल कितना दिया है 0.4 सेकेंड दिया हुआ है। इसको नोट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट के द्वारा ली जाती है। 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट की माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश का मात्रा कितना होगा, मतलब विद्युत आवेश क्या होता है Q द्वारा डोनेट किया जाता है। विद्युत आवेश का मात्रा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। विद्युत आवेश का मात्रा ज्ञात करना है। तो आपका Q = होता है I × t। Q = होता है विद्युत धारा, Q = होता है विद्युत धारा इंटू समय। तो आपका कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, t = दिया है 10 मिनट। तो टाइम को क्या करेंगे, मिनट में दिया है तो इसको क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 × 10 = कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है एम्पियर कितना दिया है, I = दिया हुआ कितना 5 एम्पियर। तो यहाँ से लिख लेंगे आपका t का मान कितना हो गया 600 सेकेंड, और आपका धारा कितना दिया है, I कितना दिया है 5 एम्पियर। इससे हो जाएगा 6 × 5 = 30 या 00। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 कूलाम आंसर हो जाएगा, 300 कूलाम आंसर हो जाएगा, 300 कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए फिलामेंट के द्वारा ली जाती है। तो सर्किट के माध्यम से विद्युत आवेश ज्ञात करें। विद्युत आवेश होता है Q = होता है क्या चीज़ I × t, मतलब विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय। तो यहाँ से हो गया आपका जो मिनट दिया हुआ कितना 10 मिनट दिया है, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा कितना 600 सेकेंड। तो 600 और 5 600 × 5 हो जाएगा कितना 3000 कूलाम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क आने से हो सकता है जो अल्ट्रावायलेट रे होता है UV, इसके द्वारा अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए त्वचा कैंसर, 2 दिया है यकृत कैंसर, तीसरा दिया फेफड़ा कैंसर, चौथा दिया है रक्त कैंसर। जो अल्ट्रावायलेट रे होता है इसके आने से क्या होता है त्वचा कैंसर होता है। इसके कारण क्या होता है अल्ट्रावायलेट रे से होता है त्वचा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा धातु समूह मृदु होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसमें समूह दिया गया है जो मृदु होते हैं और इसको क्या किया जाता है चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। इसका घनत्व कम और गलनांक निम्न होते हैं। घनत्व इसका क्या होता है कम होता है और गलनांक निम्न होता है। तो ये होता है आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसको चाकू से काटा जा सकता है। कौन, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। ये होता है लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको कृत्रिम तेल में सुरक्षित रखा जाता है।
और ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है धातु समूह, जो समूह दिया गया उसमें क्या होगा, जो चाकू से काटा जाता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। आप सभी को रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर डेली टेस्ट कराया जा रहा है, आप लोग इससे जुड़े और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है। जो हरित क्रांति आपका हुआ था 1966 से 68 में, जो इसका विशेषता क्या थी। हरित क्रांति इस समय एस स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। उस समय देखिए उसमें कृषि के ज़्यादा जोर दिया गया था। हरित क्रांति में क्या किया गया था, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति जो कृषि के बढ़ावा देने के लिए किया गया था, कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। इसमें दिया गया है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक एवं उचित उपयोग करने के लिए किया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कृषि उत्पादन के लिए ये विश्व में सबसे पहला अमेरिका में कौन किए थे, डॉक्टर विलियम गेट के द्वारा किया गया था। अब भारत में कौन किए थे, एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। कब, 1967-68 में। ये हरित क्रांति किया गया था, कृषि से संबंधित है। कृषि उत्पादन के बढ़ाने के लिए और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करने के लिए किया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हवा की गति को मापने के लिए, हवा की जो गति होता है उसको मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा की जो गति होता है, पवन का वेग होता है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें उपकरण का नाम दिया गया है हाइग्रोमीटर होता है। ये आर्द्रता मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा। एमीटर, इससे विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। और इसमें दिया एनीमोमीटर, इसके द्वारा क्या किया जाता है, हवा का वेग, इसके द्वारा हवा का वेग को मापा जाता है। इसके द्वारा ऑडियोमीटर होता है, जो गाड़ी चलता है उसके चाल को मापा जाता है, चाल या दूरी को मापा जाता है, ऑडियोमीटर द्वारा। इसलिए हवा के वेग को किसके द्वारा मापा जाता है, हवा की गति होता है, इसको एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। एनीमोमीटर द्वारा किसको मापा जाता है, एनीमोमीटर द्वारा हवा के वेग को मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता मापा जाता है। मीटर विभवांतर को मापता है। एनीमोमीटर ये होता है क्या चीज, हवा के वेग को मापता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये सभी प्रीवियस ईयर का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इस सेशन को कंटिन्यू करें, रोजगार तक चैनल पर कंटिन्यू ये कराया जा रहा है। देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। नीला थोथा जो होता है उसका क्या नाम होता है, CuSO4 इंटू हाफ H2O होता है। किसका, इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसका दिया है क्या चीज, नीला थोथा ने दिया है, तो CuSO4 इंटू हाफ H2O। इसी को बोलाता है कॉपर सल्फेट बोलाता है। इसको क्या बोलाता है, ये नीला थोथा का होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है, 5H2O होता है, 5H2O होता है। क्या चीज, नीला थोथा का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CuSO4 हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CuSO4 हाफ H2O होता है। और इसमें दिया है, इसका होता है रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। और इसी में दिया होगा CuSO4 ई हाफ H2O। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CuSO4 हाफ H2O होता है। CuSO4 5H2O किसका होता है, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट का होता है। इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का होता है CuSO4, इसी को बोला जाता है क्या, कॉपर सल्फेट बोला जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एनोडीकरण होता है कि एक प्रक्रिया है, किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो एनोडीकरण होता है, एनोडीकरण जो होता है किसका होता है, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये HCl होता है, जो पेट के उदर में पाया जाता है। इसमें दिया एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये एसिटिक अम्ल सिरका होता है। आइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 पाया जाता है। एनोडीकरण में जो होता है बैटरी में पाया जाता है, वो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है,
ये सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दाद रिंगवर्म किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणुवाद है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज है, फंगस है, या यहाँ पर दिया है प्रियोन के होता है, या विषाणु वायरल होता है। तो दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली का है कौ के कारण होता है। दाद खाज खुजली जो कवक के कारण का होता है, कवक के कारण, कवक के कारण, कवक के कारण होने वाला रोग होता है दाद खाज खुजली। दाद खाज जब खुजली होता है, खुजली, खुजली जो होता है वो किसके कारण होता है? वही दिया, दाद होता है किसके कारण? ये सब होता है कौ के कारण होता है बीमारी, कौ के कारण होता है काची, दाद खाज खुजली होता है, यही होगा काची बी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऊष्मा संतुलन, हीट बजट क्या है? जो ऊष्मा होता है उसका संतुलन हीट बजट किसको बोला जाता है? ये पहला दिया, सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी के द्वारा अवशोषित या आपतित ऊष्मा के बीच का संतुलन होता है, सौर्य विकिरण होता है। ये दिया, सूर्य से ऊर्जा, ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच का संतुलन होता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा विकिरण के रूप में, विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का क्या होता है? संतुलन होता है। ऊष्मा के जो बाहर जाने वाली होती है उसको संतुलन किया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या चीज? ऊष्मा संतुलन बजट। ये ऊष्मा संतुलन बजट होता है। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा को क्या करता है? संतुलित करता है। इसी को होता है क्या चीज? ऊष्मा बजट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ऊष्मा बजट बोला जाता है, ऊष्मा बजट बोला जाता है, ऊष्मा बजट। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसको बोला जाता है एनजीटी, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यही होता है। इसका स्थापना किया गया था कब? एनजीटी का 2010 में किया गया था। ये वन से संबंधित है, पेड़ पौधों को दिया, यहाँ पर दिया है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये पेड़ पौधों को जो काटने से संबंधित होता है, एनजीटी का स्थापना किया गया था। जो पेड़ पौधे होते हैं इसके सुरक्षा के लिए किया गया था, एन पौधा के लिए किया गया था, पेड़ पौधों के सुरक्षा के लिए किया गया था एनजीटी का स्थापना। इसका स्थापना 2010 ईस्वी में किया गया था। यही पूरा गया कब स्थापना किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 2010 में, 2010 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2010 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कोशिका ऊर्जा इकाई, एनर्जी करेंसी किसको बुलाते हैं? एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी कहने का मतलब होता है, इसमें होता है एटीपी, एटीपी, एटीपी होता है। इसको बोला जाता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनो ट्राईफॉस्फेट बोला जाता है एटीपी। इसके द्वारा माइक्रोकांडिया के द्वारा जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, माइक्रोकांडिया के द्वारा ऊर्जा का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण किसके होता है? निर्माण माइक्रोकांडिया से होता है। माइक्रोकांडिया के द्वारा होता है, कांडिया के द्वारा होता है, माइक्रोकांडिया के द्वारा होता है। इसका निर्माण माइक्रोकांडिया के द्वारा होता है, माइक्रोकांडिया के द्वारा होता है इसका निर्माण। ये इसको बोला जाता है पावर हाउस, इसी को बोला जाता है क्या चीज? पावर हाउस बोला जाता है, विद्युत गृह। पावर हाउस किसको बोला जाता है? HUSE, पावर हाउस बोला जाता है किसको? माइक्रोकांडिया को। माइक्रोकांडिया का बोला जाता है ऊर्जा गृह या पावर हाउस, इसी को बोला जाता है माइक्रोकांडिया। किसका? एटीपी का निर्माण क्या होता है? माइक्रोकांडिया में निर्माण होता है। और ये क्या किया गया? इसी को बोला जाता है ऊर्जा इकाई, एनर्जी करेंसी या सिक्का, इसी को बोला जाता है किसको? एटीपी को, एटीपी को। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वायु कोश का क्या कार्य है? जो वायु कोश होता है उसका क्या कार्य है? वायु कोश मतलब आप समझ रहे होंगे, वायु कोश जिसमें वायु के गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान की एक सतह प्रदान करता है। इसमें दिया पहला भोजन के अवशोषित में सहायता करता है, रक्त के शुद्ध करने में होता है, भोजन के पाचन में मदद करता है। नहीं, इसका होता है गैसों का, जो वायु कोश होता है गैसों के आदान प्रदान करने वाली स्थान पर एक सतह प्रदान करता है। जो एक सतह होता है उसको क्या करता है? एक सतह को क्या करता है? प्रदान करता है। ये वायु कोश का कार्य है, जो गैसों के आदान प्रदान मतलब आना जाना आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करता है, वही होता है क्या चीज? वायु कोश होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर
डी हो जाएगा। आप सभी को ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि रोजगार तक यूट्यूब चैनल पे जो कंटिन्यू सेट चल रहा है उसे जुड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के 7 घटक जो है रंगों में परकिरण की घटना की खोज 1666 ईस्वी में डैश डैश द्वारा किया गया था। तो ये परकिरण का खोज किसने किए थे? ये किए थे न्यूटन ने। न्यूटन ने 1666 में इन्होंने किया था। मोसले ने आधुनिक प्रायोगिक टेबल का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रायोगिक टेबल को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर सजाए थे। हेनरी मोसले दिया हुआ है, इनको मॉडर्न जो आधुनिक है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक जो आपका आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी का पितामह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का पितामह किसको कहा जाता है? मोसले को कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक या पितामह। इन्हें आवर्त सारणी के इन्होंने ही क्या किए थे? इन्होंने आवर्त सारणी को किस पे दिए थे? परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दिए थे। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर दिए थे। किसने? मोसले ने दिए थे। परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर क्या दिए थे? इन्होंने अपना आवर्त सारणी को दिए थे, बढ़ते क्रम पर दिए थे मोसले ने। और मेंडलीफ ने इन्होंने ही आवर्त और वर्ग का खोज किए थे। मेंडलीफ ने आवर्त और वर्ग का किसने खोज किया था? इसने किए थे। आवर्त और वर्ग का कौन दिया था? मेंडलीफ ने दिए थे। इन्होंने तत्वों को किस आधार पर सजाए थे? तत्वों के इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसने सजाया था? मेंडलीफ ने अपना जो आवर्त सारणी दिए थे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिए थे। परमाणु द्रव्यमान के इनके समय टोटल तत्वों की संख्या कितना था? इस समय 63 था इनके समय में। अभी हेनरी मोसले समय आधुनिक आवर्त सारणी में कितना हो गया? 114 हो गया है। आइजैक न्यूटन ने इनका बहुत योगदान है फिजिक्स में। इन्होंने गति का नियम दिया था, इन्होंने प्रकाश के परकिरण दिया था, आर्किमिडीज दिया है, इन्होंने उत्प्लावन सिद्धांत दिए थे। आर्किमिडीज ने क्या दिए थे? इन्होंने उत्प्लावन का सिद्धांत दिए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए? आइजैक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में प्रकाश का जो परकिरण होता है, जो आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परकिरण के कारण। याद रखिएगा, आकाश किस कारण दिखाई देता है नीला? आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? परकिरण के कारण। नीला दिखाई देता है किसके कारण? दिखाई देता है, यही होता है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है उसको। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखेंगे। आइए देखते हैं, आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ही बताएं कि इसको कंटिन्यू जारी रखा जाए, क्योंकि यूट्यूब पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि न्यूमेरिकल, उसके बाद से इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है वो सब फ्री है। आप लोग इससे जुड़े, बस आपको कलम कॉपी लेकर के बैठना है और जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको पहले अपने से बना लें। आप लोग बनाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें क्या क्या जोड़ना है, या कमेंट में कुछ बताइएगा तो उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।